दोस्तों, एक बाप और उसके दो बेटे कुंभ के मेले में घूमने के लिए आते हैं। वहां पर लोग घूम रहे थे, तभी अचानक से जो उसका बड़ा बेटा होता है, उसकी नज़र एक साध्वी पर पड़ती है। अब जैसे वह साध्वी को देखता है तो साध्वी का चेहरा उसे जाना पहचाना सा लगता है और थोड़ी देर गौर से देखने के बाद वह एकदम से उसे माँ कहकर पुकार देता है। अब जैसे साध्वी देखती है कि उसे कोई माँ कहकर पुकार रहा है, तो वह उस बच्चे की तरफ देखने लगती है और जैसे ही वह उस बच्चे की तरफ देखती है, तो उसकी आँखों से आँसू टपकने लगते हैं। इसके बाद जब बेटा उस साध्वी को माँ कहकर पुकारता है, तो उसका पिता भी उसकी तरफ देखने लगता है और बहुत कुछ उसके दिमाग में घूमने लगता है। कौन थी साध्वी और किस वजह से इस बच्चे ने उसे माँ कहकर पुकारा था? पूरी कहानी की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। प्रयागराज के पास ही के गांव में एक लड़का रहा करता है, जिसका नाम है महेंद्र। महेंद्र जिसकी अभी अभी शादी हुई है और शादी के बाद वह बड़ा ही खुश है। समय है 2002 में उसकी शादी होती है और उसकी पत्नी का नाम होता है किरण। महेंद्र के घर में और कोई नहीं है, केवल दोनों पति पत्नी हैं और वह अपनी जिंदगी को अच्छी तरह से व्यतीत करने के लिए एक दूसरे से बातें किया करते हैं। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ महेंद्र को एक बेटे का जन्म होता है। लगभग 1 साल बाद, शादी के 1 साल बाद उनको एक बच्चा हो जाता है, जिसका नाम वह मनीष रखते हैं। महेंद्र और किरण दोनों बच्चे की परवरिश करते हैं, लेकिन यहाँ पर किरण महेंद्र से कहने लगती है कि इस तरह से कैसे समय व्यतीत होगा। अब महेंद्र पूछने लगता है कि क्यों, क्या हुआ, इस तरह से समय कैसे व्यतीत नहीं होगा। तो वह कहने लगती है कि तुम छोटा मोटा काम किया करते हो और आगे बच्चों का फ्यूचर भी तो है, इनका फ्यूचर भी तो अच्छा बनाना है, ऐसे कब तक काम चलेगा। क्योंकि महेंद्र अब तक मेहनत मजदूरी किया करता था और मेहनत मजदूरी करके अपने घर का गुजारा कर रहा था। अब यह बात सुनकर महेंद्र भी इस बात के बारे में सोच विचार करने लगता है और वह सोचता है कि हाँ, मुझे कुछ न कुछ तो बड़ा करना चाहिए, ताकि मैं अपने बच्चों का फ्यूचर और भी अच्छा कर सकूं। इसी बात को सोचकर महेंद्र उधर ऐसे काम ढूंढने लगता है जिन कामों में लाइफ हो और उन कामों को करने के बाद वह अच्छा खासा पैसा कमा सके। इसके बाद महेंद्र होता है, वह वहीं के एक ठेकेदार के पास जाता है और उससे इस बारे में बात करने लगता है। ठेकेदार उसकी बातों को समझता है और बातों को समझने के बाद उसे काम बताता है और कहता है कि तुम सेटरिंग का काम करना सीख लो और इसमें अच्छी खासी लाइफ है। महेंद्र इस बात को सुनकर यह तय कर चुका था कि उसे सेटरिंग का काम अच्छी तरह से सीखना है, ताकि इस काम को कर कर वह अपने बच्चों को उन्नति की ओर ले जा सके और अपने परिवार को अच्छी तरह से जीवन व्यतीत कर सके। इसी बात को सोचकर महेंद्र सेटरिंग का काम सीखने लगता है और धीरे धीरे समय बीतता है। समय के साथ साथ अब 2 साल हो गए थे महेंद्र को इस काम को सीखते हुए। लगभग वह इस काम में परफेक्ट ही हो गया था। उसके बाद जो महेंद्र की पत्नी होती है, वह भी प्रेग्नेंट थी और वह एक लड़के को जन्म देती है। और जब महेंद्र सिंह के 2 बच्चे हो गए थे, तो उसी दौरान एक दिन उसकी पत्नी शाम के समय अपने पति से वही बात दोहराने लगते हैं जो पहले बच्चे के जन्म के दौरान उससे कही थी। इस बात को सुनकर महेंद्र सिंह अपनी पत्नी से कहता है कि हाँ, मैं काम सीख रहा हूँ और कुछ दिनों बाद अपना काम करने लगूंगा और उसके बाद अच्छा खासा मुनाफा हो जाएगा। इसके बाद महेंद्र भी इस बात पर गौर देता है और कहता है कि मेरी पत्नी ठीक ही कह रही है और मुझे कुछ न कुछ अपने बेस पर भी करना चाहिए। इसी बात को सोचकर महेंद्र अब आगे काम करने लगता है, लेकिन वहाँ पर उस काम को करने से उसे ज़्यादा आमदनी नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पर वह काम कम से कम चला करता है
और उसमें भी कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है। यानी कि इस तरह के काम करने वाले काफ़ी सारे लोग हैं और जब सब कुछ हिसाब किताब लगाकर देखा जाता है तो उनके पास उतने ही पैसे मिलते हैं जितनी महेंद्र को मजदूरी मिला करती थी। यह बात देखकर महेंद्र काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है, परेशान हो जाता है और फिर वह एक कड़ा फैसला लेता है। उसने सुन रखा था कि मुंबई के अंदर इस काम का काफ़ी ज़्यादा डिमांड है और अगर मैं वहाँ पर जाकर इस काम को करूँगा तो अच्छे खासे पैसे कमाएंगे। इसी के बारे में एक दिन शाम के समय वह अपनी पत्नी से बात करता है, तो उसकी पत्नी भी उससे कहती है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो आप बेशक से वहाँ पर चले जाओ और बच्चों की देखभाल मैं आराम से कर लूँगी। महेंद्र को भी यह काम अच्छी तरह से आ गया था, तो इसके बाद जो महेंद्र होता है वहाँ से मुंबई चला जाता है और मुंबई जाकर इस काम को करने लगता है। जैसा महेंद्र ने सोचा था वैसा ही यहाँ पर मुनाफा होता है। यहाँ पर उसका काम अच्छे से चलने लगता है क्योंकि यहाँ पर कंपटीशन बहुत कम था और काम काफ़ी ज़्यादा थी, तो इसी वजह से उन्हें अच्छे पैसे मिल जाया करते थे। महेंद्र ने अपने साथ अपने गांव के कुछ व्यक्तियों को भी अपने पास ला लिया था जो कि उसका काम में हाथ बटाया करते थे और वह भी उस काम से अच्छा खासा पैसा कमा रहे थे। इसके बाद धीरे धीरे समय बीतता है और महेंद्र को वहाँ पर रहते हुए लगभग 6 साल बीत जाते हैं। 6 साल तक लगातार महेंद्र अपने बच्चों की परवरिश के लिए अपनी पत्नी के पास पैसा भेजता रहता है और उसे फ़ोन पर हाल चाल पूछ लिया करता है। लेकिन 6 साल बाद अचानक से गांव से उसके बच्चे का फ़ोन आता है, यानी कि उसका बड़ा वाला लड़का मनीष था। उसका उसके पास फ़ोन आया था और वह कहता है कि पिताजी, जब हम स्कूल से आए तो घर के अंदर हमें मम्मी कहीं भी नहीं मिली। अब इस बात को सुनकर महेंद्र थोड़ा सा हैरान और परेशान हो जाता है और उसके बाद अपने बेटे को समझा देता है। कहता है कि बेटा, हो सकता है कहीं बाहर गई होगी, 1-2 घंटे में आ जाती है, वरना सुबह तक तो आ ही जाएगी। ऐसा कहकर उसने अपने बच्चों को समझा दिया था और जो गांव के व्यक्ति उसके पास काम किया करते थे उनके ही घर में से किसी महिला को अपने घर भेज देता है और कहता है कि मेरे बच्चों का ख्याल रखना। इसके बाद जो उसके साथ काम किया करता था एक व्यक्ति की उसकी पत्नी उसके घर चली जाती है और बच्चों को संभाल लेती है। दूसरा दिन होता है और दूसरे दिन भी सुबह सुबह जब फ़ोन करके पता करता है तो अभी तक भी उसकी पत्नी घर नहीं आई थी। अब यह बात महेंद्र को विचलित कर देती है और वह सोच विचार करने लगता है कि आखिर उसकी पत्नी गई तो गई कहाँ और क्या हुआ है उसकी पत्नी को। यही बात सोचकर वह वहाँ से सीधा अपने गांव के लिए निकल जाता है और थोड़ा सा सफ़र तय करने के बाद अपने गांव में अपने घर पहुँच जाता है। घर जाने के बाद वह बच्चों से बात करता है और उनसे पूछता है कि बेटा, तुम्हारी मम्मी आखिर कहाँ जा सकती है। तो बच्चे कहते हैं कि पापा, हमें नहीं पता कि मम्मी कहाँ गई है क्योंकि हम तो स्कूल जाया करते थे। इसके बाद जो महेंद्र होता है वह अपने अड़ोस पड़ोस में इस बारे में पता करता है कि उसकी पत्नी कहाँ गई है। अगर किसी को बता कर गई है तो वह उसको बता दे, लेकिन वहाँ से भी उसे कोई भी क्लू हाथ नहीं लगता है। लेकिन उसे एक ऐसी बात पता चल गई थी जो एक अनहोनी की तरफ इशारा कर रही थी। दरअसल उसके पड़ोस में रहने वाली एक महिला जो ज़्यादातर दूसरों के घरों में ताक झांक किया करती थी, वह उसे कुछ ऐसा बताती है जिसे सुनने के बाद महेंद्र को विश्वास नहीं होता है क्योंकि महेंद्र अपनी पत्नी किरण से बहुत ज़्यादा प्यार किया करती थी और इधर जो किरण थी वह भी महेंद्र से प्यार किया करती थी। लेकिन वह महिला बता रही थी कि आपके घर में पिछले काफ़ी दिनों से एक भिखारी आया करता है और मेरे हिसाब से जो आपकी पत्नी है वह भिखारी के साथ ही भाग गई है क्योंकि अक्सर वह भिखारी आपके घर में 3-4 घंटे रहा करता है क्योंकि तुम्हारे बच्चे तो स्कूल जाया करते हैं और पीछे से तुम्हारी पत्नी उस भिखारी को घर में बिठाए रखा करती है।
उस भिखारी की उम्र ज़्यादा नहीं 27 से 28 साल है और वह गांव के अंदर हर 10 से 12 दिन में भीख मांगने के लिए आया करता है, लेकिन जब भी आता था तुम्हारे घर में जरूर जाया करता था। यह बात सुनकर महेंद्र पहले तो विश्वास नहीं करता है, लेकिन जब इस बात की तहकीकात करता है और लोगों से पूछता है तो वहाँ से भी उसे इस बात की तरफ इशारा मिलता है और लोग बताते हैं कि हाँ, हमने भी ऐसा ही देखा है और शायद हो सकता है ऐसा ही हो गया है। सभी की बात सुनता है तो उसे समझ में आ जाता है कि उसकी पत्नी उसे धोखा देकर एक भिखारी के साथ भाग गई है, वरना इस गांव के बीच में से ऐसी महिला कहाँ से गायब हो जाती। इसके बाद महेंद्र काफ़ी दिनों तक अपनी पत्नी के वापस लौटने का वेट करता है, लेकिन उसकी पत्नी का कोई भी अता पता नहीं रहता। उसके 2 बच्चे थे और दोनों बच्चे अपनी माँ के लिए बहुत ज़्यादा विलाप कर रहे थे और फूट-फूट कर रोए जा रहे थे। महेंद्र अपने बच्चों को संभालता है और कहता है कि बेटा कोई बात नहीं, कुछ दिनों बाद मम्मी वापस आ जाएंगी। ऐसा कहकर वह उन्हें चुप कराने की कोशिश करता है, लेकिन बच्चे अपनी माँ के लिए बहुत ज़्यादा विलाप कर रहे थे। धीरे-धीरे कुछ समय बीतता है और कुछ समय बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। बच्चे भी माँ की राह देखना बंद कर देते हैं और अपने काम धंधे में लग जाते हैं। इसके बाद जो होता है वह तय करता है कि अब वह मुंबई नहीं जाएगा, यहीं पर अपने बच्चों की देखभाल करेगा, यहीं पर रहने लगता है। लेकिन गांव के अंदर उसे कुछ ऐसी बातें सुनने को मिलती है जिन्हें सुनने के बाद वह दोबारा से मुंबई जाने का फैसला कर लेता है, क्योंकि गांव के अंदर बात चल रही थी कि 2 बच्चों की मां एक भिखारी के साथ भाग गई। जबकि महेंद्र के पास बहुत कुछ है, लेकिन फिर भी उसने किसी भी चीज़ की परवाह नहीं की। ऐसा क्या दिख गया था उस भिखारी में? अब यह बात सुनकर महेंद्र थोड़ा सा परेशान हो जाता है, क्योंकि उसे पता था कि इन बातों का सामना उसके बच्चों को भी करना पड़ेगा। अगर वह बच्चे यहाँ पर रहे तो उन्हें बहुत कुछ झेलना पड़ेगा और इस बात का उनके जीवन पर प्रभाव पड़ सकता है। यही सोचकर वह अपने बच्चों के साथ मुंबई जाने का फैसला करता है और अपने बच्चों को लेकर वहाँ से सीधा मुंबई चला जाता है और वहाँ पर अपने कामकाज को संभालने लगता है। वहाँ पर रहकर वह बच्चों की पढ़ाई लिखाई करता है और साथ में अपने रोजगार को देखता रहता है। बच्चे भी अपने पिता को परेशान नहीं किया करते हैं और अपनी पढ़ाई लिखाई पर बहुत ज़्यादा जोर दिया करते हैं। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ महेंद्र को वहाँ पर रहते हुए 4 साल बीत गए थे। यानी कि अब समय आ गया था 2013 के स्टार्टिंग में ही एक दिन शाम के समय पूरा परिवार बैठकर टीवी देख रहा था। यानी कि महेंद्र और उसके दोनों बच्चे टीवी पर एक मूवी देख रहे थे। उसी मूवी के अंदर अचानक से कुंभ के मेले का जिक्र आता है। अब इस बात को सुनकर जो उसका बड़ा बेटा मनीष होता है, वह अपने पिता से पूछने लगता है कि पिताजी, यह कुंभ का मेला क्या होता है? अब जब पिता देखता है कि बेटे पर यहाँ रहने के बाद भी अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता को भूलते जा रहे हैं, तो वह उन्हें बताने लगता है कि बेटा, कुंभ का मेला इस तरह से होता है और वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग आते हैं और सभी लोग मिलजुल कर रहा करते हैं। दरअसल उस मूवी के अंदर एक ऐसा सीन था जहाँ पर एक व्यक्ति कहता है कि मेरा जुड़वा भाई के मेले में बिछड़ गया है और उसके बाद अब मैं उसे ढूंढता फिर रहा हूँ। तरह तरह के भेष बनाता है और बार बार उसे मूवी के अंदर कुंभ के मेले का जिक्र आ रहा था। तो पिता अपने बेटे को कुंभ के मेले के बारे में सब कुछ समझा देता है और बता देता है कि बेटा, ऐसे कुंभ का मेला होता है। तभी बेटा कहने लगता है कि पिताजी, क्या हम भी कुंभ का मेला देख सकते हैं? अब पिता जब इस बात को सुनता है तो थोड़ी देर इस बारे में सोच विचार करने लगता है और वह अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार किया करता था। सोचने के बाद उसे पता होता है कि अब अभी कुछ दिनों में कुंभ का मेला आने वाला है और बच्चे कुंभ के मेले को देखना चाहते हैं, तो क्यों न उन्हें कुंभ का मेला दिखा दिया जाए। वह एकदम से अपने बेटे से कहने लगता है कि बेटा, सच में तुम्हें कुंभ का मेला देखना है? तो बेटा कहता है कि हाँ पिताजी, मुझे कुंभ का मेला देखना है।
कि ऐसा कैसे मेला होता है जिसके अंदर लोग भी बिछड़ जाया करते हैं। तो उसके बाद पिता अपने दोनों पुत्रों से कुंभ के मेले में चलने की तैयारी करने के लिए कहने लगता है, क्योंकि कुछ दिनों में कुंभ का मेला शुरू होने वाला था। तो वह कह देता है कि बेटा अभी से चलेंगे और आराम से समय व्यतीत करेंगे, क्योंकि अब तक महेंद्र ने काफ़ी अच्छा खासा रुपया पैसा कमा लिया था। तो वह कहता है कि काफ़ी दिन वहाँ पर रुक कर आएंगे और कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है। बेटे इस बात को सुनकर एकदम से खुश हो जाते हैं और अपने पिता को गले लगा लेते हैं। पिता अपने बेटे को गले से लगाते हुए उसकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं, क्योंकि कभी न कभी उसकी पत्नी ने भी इस कुंभ के मेले को देखने के लिए कहा था, लेकिन वह परिवार की जिम्मेवारी होने के चलते इस मेले को अपनी पत्नी को नहीं दिखा पाया था। इसके बाद पूरा परिवार अच्छी तरह से तैयार होता है और तैयार होने के बाद पिता अपने दोनों बच्चों को लेकर कुंभ का मेला दिखाने के लिए निकल देता है। अब वहाँ से आने में उन्हें काफ़ी समय लगता है और वैसे भी रास्ते में वह रुक रुक कर आ रहे थे। जहाँ पर भी कोई घूमने की फिरने लायक जगह होती थी वहाँ पर वह रुक जाया करता था और घूमते फिरते हुए कुंभ के मेले तक पहुँच जाते हैं। वहाँ पर जाने के बाद जो पिता होता है वह वहाँ पर ठहरने का इंतज़ाम कर लेता है और अपने बच्चों को कुंभ के मेले की प्राथमिकता बताने लगता है कि किस वजह से मनाया जाता है और क्या क्या महत्व होता है यहाँ पर आने का और क्यों हमें यहाँ पर आना चाहिए। ऐसी बातें करते हुए पिता अपने दोनों पुत्रों के लेकर मेले में घूम रहा था, लेकिन तभी उसका बड़ा बेटा जो मनीष होता है उसकी नज़र एक साधु के झुंड पर पड़ती है, जिसमें से एक साध्वी को वह बड़ी गौर से देख रहा था। थोड़ी देर उसे गौर से देखने के बाद वह एकदम से ज़ोर से माँ कहकर उसे आवाज़ लगाता है। अब इस आवाज़ को सुनकर जिस साध्वी की तरफ देख रहा था वह भी उसकी तरफ देखने लगती है। इधर जो उसका पिता था वह भी अपने बेटे की तरफ देखने लगता है, लेकिन साध्वी जैसे ही उस बच्चे को देखती है और साथ में खड़े हुए महेंद्र को देखती है तो उसकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। दरअसल दोस्तों सामने जो साध्वी थी वह और कोई नहीं महेंद्र की वही पत्नी थी जो 4 साल पहले उसके घर से एकदम से गायब हो गई थी और लोग बता रहे थे कि भिखारी के साथ भाग गई है। अब महेंद्र जैसे अपनी पत्नी को देखता है और थोड़ी देर गौर से देखने के बाद वह भी उसे पहचान लेता है। इसके बाद महेंद्र के दिमाग में ढेर सारे सवाल हैं। वे अपनी पत्नी से पूछना चाहता है कि वह इतने दिनों तक कहाँ थी, क्या गांव वाले जो कह रहे थे वह सच है या नहीं। इसी वजह से महेंद्र अपने दोनों बच्चों को लेकर उस साध्वी के झुंड की तरफ बढ़ने लगता है। इधर जब साध्वी होती है उस झुंड से निकलकर महेंद्र के पास आ जाती है। दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हो जाते हैं। तभी जो बेटा मनीष होता है वह कहता है कि माँ तुम कहाँ चली गई थी, पता है हमने तुम्हें कितना याद किया है। इस बात को सुनते ही जो साध्वी होती है वह एकदम से फूट फूट कर रोने लगती है और कहती है कि बेटा मेरी मत मारी गई थी, इसी वजह से मैं तुम्हें छोड़कर आ गई थी। ऐसा कहते हुए वह फूट फूट कर रोने लगती है, लेकिन तभी जो महेंद्र होता है वह सबसे पहले उसे चुप कराता है और कहता है कि सबसे पहले तो तुम चुप हो जाओ और चुप होने के बाद सही से बताओ कि तुम कहाँ गई थी और अब तक तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ था। गांव वाले तो एक गलत तरह की अफवाह फैला रहे हैं कि तुम किसी भिखारी के साथ भाग गई और वह तुम्हारे घर के अंदर काफ़ी देर तक बैठा रहा करता था। इसके बाद जो किरण है वह बीती बातें महेंद्र को बताने लगती है और कहती है कि हाँ यह बात मैंने भी सुनी थी और इस बात को सुनने के बाद ही मैं आप लोगों से मिलने के लिए नहीं आई थी। वह कहती है कि सच में मैं उस भिखारी के बहकावे में आ गई थी। उसने मुझे कहा था कि मोक्ष अलग चीज़ है और मोक्ष के लिए अपने घर परिवार को छोड़ना पड़ता है, तभी हमारा दूसरा जन्म अच्छा होता है। इन सभी बातों का मेरे दिमाग में बहुत गहरा असर पड़ता है और इसी वजह से मैं अपना सब कुछ छोड़कर उस भिखारी के साथ चली गई थी मोक्ष की प्राप्ति के लिए।
लेकिन जैसे ही मैं उसके साथ जाती हूँ तो लगभग 7 से 8 दिन के बाद मुझे उसका असली चेहरा दिखाई देता है। वह मेरा गलत फ़ायदा उठाना चाहता था और जैसे ही मुझे इस बात का पता चला तो मैं जैसे-तैसे करके उसे जान छुड़ाकर भाग आई और दोबारा से जब अपने गाँव में पहुँची तो वहाँ पर मेरे बारे में यह अफ़वाह उड़ रही थी कि जिस अफ़वाह को तुम अब बता रहे हो, पहले तो मैंने सोचा कि मैं घर जाती हूँ और तुम्हें बताती हूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि यह बेकार ही इतने दिनों से मेरे पास आ रहा है। उतने दिनों के हिसाब से यही बात सिद्ध होती है कि मैं सच में इसके साथ भाग गई और अब कौन से मुँह लेकर तुम्हारे पास आई। इसी बात को सोचकर मैं वहाँ से वापस आ जाती हूँ और ऐसे ही इधर-उधर अपना समय व्यतीत करने लगती हूँ और घूमते-घूमते मुझे आदमियों का झुंड मिल जाता है, जहाँ पर यह सभी अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। इसी तरह से हम लोग भिक्षा माँगा करते हैं और भिक्षा माँग कर अपना समय व्यतीत किया करते हैं। इसके बाद मैं इन लोगों के साथ आ गई और यही पर अपना जीवन बिताने लगी। तो इसी वजह से मैं इन साधु के साथ रहा करती हूँ और यहीं पर अब तक का समय मैंने इनके साथ बिताया है। इस बात को सुनकर जो महेंद्र था वह भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और अपनी पत्नी को झट से अपने गले से लगा लेता है। कहता है कि किरण, मुझे तो पता था कि ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन लोगों की बात का मुँह पर भी इफ़ेक्ट पड़ा था और इसी वजह से मैं अपने बच्चे को लेकर वहाँ से मुंबई रहने लगा, ताकि इनकी ज़िंदगी में कोई भी कैसी भी कठिनाई ना आए। क्योंकि जब इन्हें पता चलेगा कि इनकी माँ एक भिखारी के साथ भाग गई, तो इन लोगों के जीवन पर उसका बहुत बुरा इफ़ेक्ट पड़ेगा। लेकिन आज ऊपर वाले की मर्ज़ी से हम दोनों दोबारा से एक हो गए हैं और इसके बाद अपने जीवन को एक साथ हँसी-खुशी बिताएँगे। अब जो किरण होती है वह वहाँ से महेंद्र के साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है और जिन साथियों के साथ वह रहा करती थी उनसे अब आज्ञा लेती है और वह लोग भी खुशी-खुशी उसे विदा कर देते हैं। कहते हैं कि ठीक है, अगर तू इस तरह से रहना चाहती है तो बेशक से रह सकती है। जब तुम्हारे बच्चे भी हैं, तुम्हारे पति भी हैं, तो उनके साथ अपने जीवन को व्यतीत करो। किरण अब अपने परिवार के साथ मुंबई में ही रहा करती है। फिलहाल उसके बड़े बेटे की शादी भी हो चुकी है। उसको एक पोता है और पोते को पाकर वह बड़ी खुश है। किरण, महेंद्र और उसके दोनों बेटे अच्छी तरह से वहाँ पर रहा करते हैं और अपने जीवन को अच्छी तरह से व्यतीत कर रहे हैं। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिले आप लोगों के लिए ऐसे ही अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों से कुछ न कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज़ को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत